पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्लास 12 लेसन 6 है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि लेसन की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत है पर्यावरण से। इसका मतलब ये पर्यावरण तो भूगोल में पढ़ना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण जो इस बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, बर्फें पिघल रही है, नेक्स्ट नंबर पे ओजोन लेयर घट रही है। तो ये सब रोकने के लिए क्या है, सरकारों को ही कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम भूगोल में पढ़ेंगे तो वहां की जियोग्राफी पता चलेगी। अगर मान के चलो गवर्नमेंट इस पे कोई एक्टिविटी कर पाएगी तो उस दौरान इसको रोका जा सकेगा। इसलिए इसको हम क्या राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि कब से समस्या उभर कर सामने आना शुरू हुई। तो ये जो समस्या सबसे उभर कर सामने आई जब क्लब ऑफ रोम एक विद्वानों का समूह था जिसने क्या है बटलैंड रिपोर्ट पेश की। बटलैंड रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं ये आगे जाके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण पे हमें अभी से ही कुछ ना कुछ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा विकसित और विकासशील देशों की वजह से हुआ। विकसित देश 1945 से पहले इन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से रिजल्ट ये रहा कि पर्यावरण को ह्रास हुआ। इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल काटे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को ये और मतलब ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते थे वो खत्म, और उनके उद्योगों ने बड़े पैमाने पर क्या प्रदूषण छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण क्या है पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग निकलकर सामने आई। पर उस समय इतने बड़े पैमाने पर नहीं आई थी। 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उस समय बाकी सारे देश भी आज़ाद होना शुरू हो गए, तो इन्होंने भी अपना विकास करना शुरू किया। जब इन्होंने विकास करना शुरू किया तो इन्होंने भी पर्यावरण प्रदूषण करने में योगदान देना शुरू किया, क्योंकि अभी तक सिर्फ कुछ ही देश पर क्या है औद्योगिक विकास कर रहे थे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, यूरोप, मतलब यही डेवलपमेंट कर रहे थे। अब पूरे विश्व ने डेवलपमेंट करना शुरू किया था। इसका मतलब सबने जंगल काटने शुरू किए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते, और इधर से उद्योगीकरण करना शुरू किया जो प्रदूषण बड़े पैमाने पर करते, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर क्या रिजल्ट निकल कर आया कि पूरी जो पृथ्वी है उस पर इम्पैक्ट दिखने लगा पर्यावरण प्रदूषण का। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा, समस्याएं क्या क्या निकल गई। एक तो ओजोन लेयर का घटना, जो अटलांटिका पर क्या ओजोन लेयर घट रही है, ठीक है। दूसरा जो है बर्फों का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसकी वजह से वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रही है, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर बर्फे पिघला रहा है। तीसरे नंबर पे जो समस्या है वो गर्मी अधिक बढ़ने लगी। अगर ऐसे ही गर्मी बड़ी तेजी से बड़े पैमाने पर बढ़ेगी तो उन देशों में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का तापमान और ज़्यादा हो जाएगा, जो वहाँ के लोगों को रहने के लिए असहनीय होगा। तो उन्हें ठंडे देशों की तरफ, यानी कि जो ठंडे इलाके होंगे उनकी तरफ कूच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समस्याएं आएंगी। अब समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया। इसका सॉल्यूशन निकाला गया 1957 के अंदर अंटार्कटिका संधि की गई। अंटार्कटिका संधि के तहत अंटार्कटिका संधि के तहत सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर, किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर विज्ञान, शोध, है ना, इन चीज़ों से रिलेटेड और पर्यटन, इन तीन ही चीज़ों से रिलेटेड क्या एक्टिविटी होंगी। बाकी अंटार्कटिका पे ना किसी का स्वामित्व है और ना ही वहाँ पर कोई खोज की जा सकेगी, ना ही वहाँ के रिसोर्सेज निकाले जाएंगे, ठीक है। क्या क्या वहाँ पर आप शोध कर सकते हो, मतलब रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर टूरिस्ट के तौर पर घूमने जा सकते हो वहाँ पर, और विज्ञान से रिलेटेड वहाँ पर क्या है अपनी जो संस्थाएं हैं वो खोल सकते हो, ठीक है। भारत ने भी क्या है 4 संस्थाएं अंटार्कटिका पे खोली हुई हैं। एक दक्षिणी गंगोत्री जिसमें नाम है एक, अच्छा। फिर उसके बाद अंटार्कटिका संधि के बाद जो आया वो मार्टियल संधि आई। मार्टियल संधि सबसे सक्सेस संधि मानी जाती है। मार्टियल संधि 1987 में हुई। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को बचाना है, मतलब अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर घट रही है, जो मतलब छेद हो रहा है ओजोन के अंदर, उसको भरना है। वो उस हिसाब से धीरे धीरे सही होता हुआ आ रहा है। अगर ऐसा ही बैलेंस चलता रहा तो 2060 तक शायद ये जो छेद हुआ है वो धीरे धीरे कंप्लीटली भर सकता है। अच्छा,
नेक्स्ट नंबर पे अंटार्कटिका, एक अटलांटिका संधि थी, एक मार्टियल संधि थी और एक अटलांटिका प्रोटोकॉल, ठीक है, अटलांटिका प्रोटोकॉल ट्रीटी है, ठीक है, नवाचार बोलते हैं। तो ये जो संधि हुई वो 1992 में हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि इससे पहले एक बटलैंड रिपोर्ट आई। कौन सी? बटलैंड रिपोर्ट में कहा गया जिस तरीके से जो लोग हैं, देश है, वो अंधा तरीके से विकास कर रहे हैं, तो ये विकास आगे जाकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। इसका मतलब यह है हमें सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा विकास जो कि हमारे क्या है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से संसाधनों का दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन ही नहीं बचेंगे। हर सुनिए, इस पे कहा गया है। तो उसके बाद जो है प्रोटोकॉल कौन कौन से अपनाए गए। अब यहाँ प्रोटोकॉल अपनाने से पहले दो गोलार्ध के देशों में लड़ाई हो गई। लड़ाई का मतलब ये है कि लड़ाई इस बात पे कि कौन कितनी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि जो विकसित देश है उन्हें किस गोलार्ध में गिनते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, और जो विकासशील देश है उन्हें दक्षिणी गोलार्ध में गिनते हैं। उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप मान लो, पूरा यूरोप हो गया, कनाडा, अमेरिका ले लो, इधर जापान ले लो, रशिया ले लो, तो ये विकसित देश है। इन देशों ने बड़े पैमाने पर ये बात रखी है कि देखो अभी जो स्थिति है पर्यावरण की, उसको लेकर हमें ध्यान देना चाहिए कि वास्तव के अंदर क्या, वास्तव में हमें इसको सुधारना है, ठीक है। जबकि जो विकासशील देश है वो चाहते हैं नहीं, अभी जैसी स्थिति है उस पर हमें क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि विकसित देशों ने विकास कर लिया है, जबकि विकासशील जो देश हैं वो विकास कर रहे हैं। इसका मतलब ये उन्होंने अपनी जनता को बेसिक जरूरत की चीजें भी नहीं दे पाई है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये आज भी विकासशील देशों की समस्याएं बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इससे पहले अगर हम अपना विकास नहीं करते हैं और फिर हम पर्यावरण पे ध्यान देते हैं पहले, तो हमारी जनता भूखी मर जाएगी। तो हम सबसे पहले विकास पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम पर्यावरण पे ध्यान देंगे। तो अब आपने अपने देश की जनता को हर चीज उपलब्ध करा दी, इसलिए आप पर्यावरण पे ज्यादा ध्यान दो, जिम्मेदारी, और हम क्या है अपने पहले बेसिक जरूरतों को देखेंगे और उसके बाद हम पर्यावरण पे ध्यान देंगे। तो इसी को कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की लड़ाई। ओके, तो अब समझते हैं कि साझी संप्रदा किसे कहते हैं। साझी संप्रदा वह संप्रदा होती है जिसपे किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय का अधिपत्य ना होकर सभी लोगों का बराबर का स्वामित्व होता है, बराबर का क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे एक गांव के अंदर कुआं है तो वो कुआं सारे गांव की संपत्ति है। इसी तरीके से मान के चल लो जंगल हो गया, वो पूरे गांव की संपत्ति है। जैसे कि मान के चलो पूरे घर के अंदर एक चूल्हा हो गया तो वो किसी एक व्यक्ति का चूल्हा नहीं, पूरे समुद्र मतलब पूरे घर का एक चूल्हा है वो। तो इसे बोलते हैं साझा संप्रदा, ठीक है। विश्व में साझी संप्रदा क्या क्या है? विश्व में साझी संप्रदा अंटार्कटिका के विषय में पढ़ेंगे तो जानेंगे 2 स्वामित्व हैं, ठीक है। पर अभी ज्यादातर लोग देशों ने ये माना है कि अंटार्कटिका एक साझी संप्रदा, इस पे किसी एक देश का दबदबा नहीं है। दूसरे नंबर पे मान के चल लो बाहरी अंतरिक्ष। बाहरी अंतरिक्ष मतलब सुनना स्पेस जो है वो भी क्या है, एक साझी संप्रदा है। नेक्स्ट नंबर पे समुद्रीय, सतही समुद्रीय यानी समुद्र का सतह, वो भी क्या एक साझी संप्रदा है। और हमारा वायुमंडल, ये भी क्या एक साझी संप्रदा, इस पे किसी एक का हक नहीं है। तो विश्व के साझी संप्रदा की सुरक्षा, क्योंकि साझी संप्रदा तो हमने जान ली सबकी है, पर जिम्मेदारियां कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। क्योंकि देखो सारे देश ये मानते हैं कि विश्व की जो साझी संप्रदा उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, पर सुरक्षा कैसे हो, तो इसी के लिए एक सिद्धांत निकल कर आता है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। साझी परंतु जो अलग अलग जिम्मेदारियां है, इसका मतलब यह है कि विश्व में ये सारे देश एक्सेप्ट करते हैं कि जो संप्रदा है वो सभी की है, पर जिम्मेदारियां अलग अलग है। इसका मतलब विकसित देशों ने इन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसकी जो भरपाई भी है वो विकसित देश ज्यादा करेंगे, जबकि विकासशील देशों ने इसे कम भरपाई मतलब क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचाया, इसलिए विकासशील देश इसकी कम भरपाई करेंगे। और पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 के अंदर, इसमें 170 देश शामिल हुए। कितना? 170 देश, हजारों स्वयंसेवा संगठन और एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की जो कंपनियां वो शामिल हुई। और उन सभी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बड़े पैमाने पर, इसको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमें बड़े पैमाने पर क्या मतलब
मतलब एक तरीके से विश्व का जो हास है या नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो किन किन एजेंडे पर सहमति बनी? एक तो एजेंडा 21 पर सहमति बनी। इसका मतलब यह है कि हर देश एजेंडा 21 फिक्स करेगा। इसका मतलब 21 जो सेंचुरी है, हर समझ नहीं आ रहा, ठीक है, यानी 1992 जो है उसे एजेंडा 21, ठीक है, इसका मतलब हर कोई 21 ऐसे क्या है पॉइंट रखेगा जिससे पर्यावरण को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट नंबर पे सतत विकास पर ध्यान देगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस पे? सतत विकास, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास करना, क्योंकि अगर हम अंधे तरीके से विकास करेंगे तो हम वो संसाधन खत्म कर देंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन को क्या है एक्सेप्टेंस जो मिली वो क्योटो प्रोटोकॉल में मिली। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ, जिसके अंदर क्या है पृथ्वी सम्मेलन को अपना लिया गया, ठीक है, जो जो बातें रखी गई थी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, ठीक है। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जो क्या है क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, जलवायु परिवर्तन के ऊपर क्या है एक कन्वेंशन था, ठीक है। 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए, ये कहते हुए कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो उसके अंदर चीन, ब्राजील और इंडिया जैसे देशों को क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, क्योंकि इनका कार्बन उत्पादन के अंदर बहुत कम योगदान है। भारत का जो कार्बन उत्पादन के अंदर योगदान मात्र 2 टन प्रति व्यक्ति है, जबकि विकसित देशों का जो है उसका तो पूछो ही मत। अरे एक एवरेज जान लो, वर्ल्ड के अंदर जो एवरेज कार्बन प्रोडक्शन है अरे वो 5.4 है टन, और हमारा मात्र 2 टन है। तो अंदाजा लगा लो हम 2.5 गुने से भी नीचे है। मतलब सुन में 2 दूनी 4 होता, 6 5.5 चल रहा है कुछ, ठीक है, और हमारा 2 ही टन है, ठीक है। तो इस उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ना, उसके बावजूद भी भारत कार्बन उत्पादन में क्या तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्पादन कम निकल कर आता है। तो विकसित देशों का ये मानना है कि धीरे धीरे आने वाले समय में जल्दी चाइना और क्या नाम है इंडिया, दोनों ही किस कतार में नजर आएंगे, इस कतार में कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इसलिए इन्हें भी क्या है पर्यावरण पे ध्यान देकर मतलब इस कन्वेंशन में शामिल करना चाहिए। भारत ने कहा देखो 2000 जो 1997 का प्रोटोकॉल, वो 1992 का जो रियो सम्मेलन है अरे हम उसकी मान्यता के अनुसार ये है कि विकासशील देशों को छूट मिलेगी और इसमें किसी तरीके की कोई बहस नहीं की जाएगी। और भारत को दक्षिण एशिया के अंदर साउथ एशिया के देशों के साथ मिलकर, यानी साउथ एशिया के सारे देशों को एक साथ आना चाहिए, जिसकी वजह से वो एक साथ आवाज बुलंद करें और उनकी आवाज सुनी जा सके। दक्षिण एशिया में सभी को पता है ये 7 देश है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो ये आपके 7 देश मिलकर अगर एक साथ आए तो